told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's होती है जहाँ पर फोकस वहाँ होता है जहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है हम आज एक खास मकसद से आए हैं। मेरे लेफ्ट पे पुनीत दीक्षित जी हैं, राइट पे श्वेता बोत्रा जी हैं। पुनीत जी ने 1920 का म्यूज़िक दिया है, श्वेता जी ने हमारे साथ ही एज ए लिरिक राइटर एक सफ़र शुरू किया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज आके आप लोगों के साथ में बात जब करूं तो क्या करूं। अक्सर हम बात करते हैं तो फिल्म की बात करते हैं, मेकिंग की बात करते हैं। तो न जाने मुझे दो महारथियों की याद क्यों आई। MM क्रीम किरवानी जी और आनंद बख्शी जी, एक्चुअली तीन। उससे पहले नदीम श्रवण और समीर, उसके बाद कतील शिफाई साहब और अनु मलिक। ये तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक राइटर का जो एक रिश्ता था, उनकी जो जुगलबंदी होती थी उससे वो संगीत पैदा हुआ जिसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, मगर क्योंकि ये मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, लिरिक राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर का एक एंड्योरिंग कॉम्बिनेशन, तो मैं अपनी बात सिर्फ इन तक सीमित रखूँगा। वैसे कौशल मुनीर जी ने भी काम किया मेरे साथ में, और बहुत सारे और लोगों ने, सईद कादरी ने किया है मेरे साथ में, मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ दोस्त, जिसने प्रीतम के साथ में बहुत गाने लिखे थे, जिसने 2000 की शुरुआत में उसने एक अपनी किस्म की राइटिंग की थी और फिर एक नई ऊर्जा अपने राइटिंग से उसने अपने गानों में ढेली। तो मैंने कुछ ऐसा घटते हुए देखा मेरे सामने पुनीत और श्वेता के कॉम्बिनेशन के साथ। दोनों मध्य प्रदेश के हैं, इसको आप बोलते हैं हिंदुस्तान का हार्टलैंड है। दोनों जो हैं एक नौजवान पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं पहले मर्तबा पुनीत से मिला था तो मुझे याद है एक टेलीविज़न का हम एक शो कर रहे थे, स्टार के लिए दिल जैसे धड़के धड़कने दो। तो एक खूब छोटा सा नौजवान लड़का आया था बहुत एक्साइटमेंट लेकर, संजय मासूम जी के साथ में, जो खुद एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर भी और राइटर भी हैं। और इसने कमाल का गाना लिखा था। काश वो टेलीविज़न शो उस गाने से लॉन्च होता तो शायद उसकी जो TRP जो है शुरू से कम आसमान को छूती, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो कोविड आ गया तो वो शो ही उसने दम तोड़ दिया। मगर जब कोई आपको अच्छा फनकार मिलता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है। तो मेरी जो राइटर हैं श्वेता जी को बार बार ये लड़का याद आता था कि भैया कि अगर हमको नया संगीत चाहिए, ये कहती थी, तो नया संगीत तो नए लोगों से ही आएगा ना। अगर हम अपने ही फिर स्विमिंग पूल में फिशिंग करते रहेंगे तो कैसा होगा। ये बात सही है, अक्सर हम अपने स्विमिंग पूल तो छोड़ो श्वेता, हम तो अपने बाथ टब में ही फिशिंग करते हैं। बहुत अपनी पहुंच जो है हम बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। फिर जब हमें इस बच्ची से मिला विक्रम के साथ, जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया, तो ये वहाँ पर एक राइटिंग रूम से कनेक्टेड थी, मगर मैंने देखा था इसके अंदर स्पार्क है लफ्ज़ों को लेकर। इसके अंदर इसके लफ्ज़ों में एक संगीत है। तो मैंने इससे कहा, बच्ची व्हाई डोंट यू राइट, तुम लिरिक्स लिखो।
ये उसको अपने आप पे एतबार नहीं था। तो मैंने कहा क्या होगा, बुरा गाना लिखोगी तो अगर गिरते पड़ते हम भी यहाँ पर हमने 54 ईयर्स गुजार लिए हैं तो तुम भी गिरते पड़ते सीख ही जाओगे। अब मेरा ये मानना है, अब ये क्या होता है, कामयाब रिश्ते जो हैं बड़ी मुश्किल से जुड़ के रह पाते हैं और ये कॉम्बिनेशन जो है मैंने देखा है, ये हमारे साथ में श्वेता जी की जो अगली पिक्चर जो है हम बना रहे हैं हरे कृष्णा मीडिया टेक में स्ट्रगलर, उसके गाने भी इन्होंने कंपोज किए हैं, लिरिक्स इन्होंने लिखी है। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं आने वाले कल में और लेखक क्योंकि हमारे राइटिंग रूम का ये हिस्सा है और जब कोई लिरिक राइटर आपके राइटिंग रूम से कनेक्टेड होता है तो उसकी राइटिंग में वो कथानक की गूंज होती है। नहीं तो बाहर से जब हम लाते हैं एक लिरिक राइटर तो उसको हम सिचुएशन समझाते हैं, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद, बहुत ईमानदारी के बावजूद भी वो कुछ कटा हुआ, कुछ अलग जिस्म का एक हिस्सा लगता है कि आके जुड़ गया है। तो मेरा ये मानना है कि मैं चाहूँगा कि ये दोनों अपने इस कॉम्बिनेशन को ज़िंदा रखें और 1920 के गाने जो हैं बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। एक 1920 फ्रेंचाइज जो एक हॉरर फ्रेंचाइज है जिसमें अक्सर आप ये उम्मीद करते ही नहीं है कि कुछ राइटिंग में गहराई होगी। अगर आप गाने सुने जो शायद इन्होंने आपको नहीं सुना है तो आपको महसूस होगा कि संगीत से लेकर इनकी राइटिंग में एक ऐसी गहराई है जो हमारी कहानी को एक डेप्थ देती है। नहीं तो ये हॉरर फिल्म में ऐसे गाने बड़ी मुश्किल से आते हैं और आते हैं तो हमारी राज थी, वो भी बहुत बड़ी हिट थी, हॉरर जॉनर की फिल्म थी, मगर वो रोमांटिक सॉन्ग्स थे। तो रोमांटिक सॉन्ग का एक अपना एक मयार होता है और वो दिल की गहराइयों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं तो श्वेता से कहता हूं कि इसने एक लोरी जो लिखी है, जो इसने कंपोज की है, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है जो मैं चाहूँगा कि आप उसे सुने यहाँ पर और आप इनसे पूछें, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ ये था कि एक नौजवान पीढ़ी जो आने वाले कल में टॉर्च बेरर्स होंगे, जिनके गाने आप सुनेंगे, उनसे आप रूबरू हों, उनसे बात करें, क्योंकि ये आने वाले कल में ये फ्रंट रोज में आपको मिलेंगे और यकीनन अपनी वो पहचान बनाएंगे जो बाकी ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स एंड राइटर्स हैव क्रिएटेड इन द पास्ट। कभी इनका भी जिक्र वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी एम करीम साहब का किया, बख्शी साहब का किया, समीर जी का किया, नदीम शगन का किया, सईद कादरी और प्रीतम का किया और कतीर शिफाई साहब अन्नू मलिक का किया। अन्नू मलिक का तो पूर्ण जीवन जन्म हुआ था फिर तेरी कहानी याद आई से। तो जब लफ्ज़ों के साथ में म्यूज़िक डायरेक्टर की रूह जुड़ जाती है तो कुछ और ही हो जाता है और वही रहा है राज। हमारे में कोई ऐसे कुछ जादू की छड़ी नहीं होती है हमारे पास। हम केवल म्यूज़िक डायरेक्टर्स की गहराई को छूते हैं, लिरिक राइटर की गहराई को छूते हैं, फिर बाकी सब चमत्कार इनका होता है। ये तो आप लोग हमको फोरग्राउंड में रखते हैं तो ये बेचारे पीछे रह जाते हैं जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत बड़ा स्टार नहीं बन जाए। एक ज़माना था, हम बचपन में, शायद आप लोग सब कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, एक ओपी नैयर साहब से, वो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे कि उनके होर्डिंग्स लगते थे और वो बहुत पॉपुलर सिगरेट ब्रांड्स को एडवर्टाइज करते थे और बम्बई की सड़कों पे आप देखते थे कि ओपी नैयर साहब का होर्डिंग क्या थे। फिर एक ज़माना था जब डिस्ट्रीब्यूटर पूछते संगीत किसका, म्यूज़िक किसका, तो वो दौर जो है कहीं पर एक डिजिटल एज में और एक रीमिक्स के ज़माने में कहीं पर हम अपनी रूह से कट गए हैं, अपनी मेलोडी से कट गए हैं और कहीं क्योंकि ये मेन लैंड हार्ट लैंड ऑफ इंडिया से आए हैं,
इनके कानों में भी वो गाने गूंजते हैं जिस पे ये पले हैं, बड़े हैं हमारे गाने सुनकर, मगर इनका अपना बहुत कुछ है जो ये लेके आए हैं, और वो जो उनका अपना है उसके वजह से हमारे पुराने जो जाले हैं, हमारे पे जो रंग और हमारे पे जो धूल जो है चिपकी है, हम कुछ धुल जाते हैं, कुछ साफ हो जाते हैं। और जैसे मैंने पिछली प्रेस मीटिंग में भी कहा था कि ये दौर है रिवर्स मेंटरिंग का। एक नौजवान जनरेशन के गले से आपको इस मुल्क की मौजूदा हालात से जुड़ना चाहिए। द एल्डर्स हैव अ राइट एंड देयर ड्यूटी टू गाइड देम, मगर ये ऊर्जा इनकी है, सेंटर स्टेज इनका है, इनको राइटली वो सेंटर स्टेज मिलना चाहिए जो इनको अक्सर नहीं मिलता। और अभी हॉलीवुड में जो झगड़ा चल रहा है राइटरों का, आज आई मीन ऑलमोस्ट 7th वीक का एक उनका स्ट्राइक चल रहा है जिसको स्क्रीन एक्टर्स ने भी सपोर्ट किया है। वो यही है कि अक्सर स्पॉटलाइट जो है वहाँ पड़ती नहीं है, कोलैबोरेटिव खेल है ये जब हम मैच जीतते हैं तो केवल एक आदमी जो सेंचुरी बनाता है उसके वजह से नहीं जीतते हैं, मगर हम एक ही व्यक्ति का चेहरा या एक ही व्यक्ति को हम पूरा फोकस देते हैं। तो ये फोकस मार्केटिंग हमारी इंटेंशन थी, इसलिए अब मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है। अब स्पॉटलाइट इस बच्ची पे और इस बच्चे पे होगी, और बाकी जो मेरे राइटर्स हैं, अमन जी भी राइटर हैं मेरे, और सुनीता जी भी है, इनसे होनी चाहिए। पहले कौन बोले, ये बोले कि ये बोले? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, भट्ट साहब की बातों को तो ऑफिशियली ड्रग डिक्लेयर कर देना चाहिए। अरे बाप रे बाप ऐसा लगता है वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही जाओ, वो बहुत साहब बोलते रहा करिए ऐसे ही, और वो हम लोग वो हो जाते हैं कि इतनी बातें सीखने को मिल जाती हैं। और जो म्यूज़िक हम लोगों ने निकाला है वो कहीं ना कहीं इनकी बातों से ही आया है। एक गाना है वो कहानी फिर कभी 1920 का पहला गाना, मैं उसका एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। दिल जैसे धड़के धड़कने दो के टाइम पे हम लोग सेट पे थे फिल्म सिटी में, तो भट्ट साहब से किसी ने पूछा कि भट्ट साहब आप सड़क 2 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो भट्ट साहब ने बोला वो कहानी फिर कभी, एंड मैंने वो लाइन नोट कर ली, यार ये तो गाना है। एंड फिर वो कोविड वगैरह आ गया था तो गाना मैंने बनाया एंड मैम को भेजा था बहुत पहले, एंड वन ऑफ द मैम्स फेवरेट सॉन्ग ऑल्सो। तो वो गाना फिर मैंने जब भट्ट साहब को सुनाया तो ये किस्सा बताया, तो देखिए 1920 में वो गाना आ गया फाइनली। अच्छा, तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं जिसको हम लोग कुछ बोलते तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं पाते वहाँ पे बैठ के, तो सिर्फ सुनते रहते हैं। लेकिन सुनते हुए भी हम लोग बहुत कुछ निकाल लेते हैं। इवन श्वेता तो पूरे टाइम वहाँ ही रहती है, तो चुराती हूँ तो कंटेंट तो यहीं से आता है और यहीं से आता रहेगा आने वाले समय में। तो जो भी आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्शन तो भट्ट साहब का ही है। और एज यू नो ऑल की भट्ट साहब का मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैंने भी कहीं से हासिल किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने तो सब देखा है और हिस्ट्री भी है कि भट्ट साहब के निकाले हुए गाने, फिल्म्स, एवरीथिंग जो कि इतने मज़ेदार होते हैं, कमाल के होते हैं। मैंने भी वहीं से सीखा है। एज स्कूल गोइंग किड 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम 1920 के गाने सुने थे और मैंने बोला था वो कमाल का म्यूज़िक है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। फिर मुझे भट्ट साहब का नाम पता चला एंड विक्रम भट्ट सर का नाम पता चला, और मैंने सोचा कि अगर कोई म्यूज़िक को मेरे समझ सकता है या उनको थोड़ा पसंद आएगा तो वो भट्ट साहब हैं। एंड देखिए डेस्टिनी की आई एम डूइंग 1920 का एक सीक्वल, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सक्सेस टू मी। एंड इसके लिए आपको इनको बोलना चाहिए, पुल तो इन्होंने बनाया था आपके साथ। श्वेता मैम अगर हमारे बीच नहीं होती तो शायद मैं तो भट्ट साहब तक नहीं पहुंचता, बट इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है एंड भट्ट साहब का तो रहा ही है। वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं नए लोगों को, उनके पास कोई भी आता है तो उसको काम मिलता ही है अगर वो डिज़र्व करता है तो जिसका खुदा नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और इंडस्ट्री में यही खुदा है भाई बहुत लोगों के। क्या होता है कि जब हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं ना इंडस्ट्री के, तो हमारा सर्कल लिमिटेड हो जाता है। तो मुझे याद है कि सोनी जो इंटरनेशनल
लेबल के जो एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिनके साथ हमने कुछ फिल्में बनाई थी, उसने एक बात कही थी कि जब हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में आ जाएगी कि वो लोग जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं हैं, जो यहाँ पर मौजूदा जो राइटर्स नहीं हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं हैं, उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो दीवारें आपने खड़ी की हैं, जहाँ पर सिर्फ कुछ लोग अंदर प्लेयर्स हैं, बाकी बाहर हैं, तो हो सकता है कि वो ला के आपके अंदर एक नई जान फूके। तो सुरीता जो थी, ये बंगाल से आई हैं, कलकत्ते से आई हैं, तो वो लिटरेरी फेस अपना वर्ल्ड से आई हैं। तो इसके पास वो आँख थी कि जब हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसने हमको कहा, विक्रम को कहा कि क्यों ना हम उस लड़के को लें जिसने हमारे लिए एक गाना दिया था, मगर वो शो बंद हो गया। फिर हमने वो गाना सुनाया विक्रम को, तो विक्रम ने कहा यह वाकई ये कमाल का गाना है। और फिर वहाँ से एक शुरुआत हुई, मगर वो आँख जो है वो एक पाक आँख थी, उस पर बाजार की धूल नहीं बैठी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि नया संगीत, नई राइटिंग, नया टैलेंट ही आके एक नई ऊर्जा लाएगा। और हमको अपनी, ये तो आजकल फॉर्चुनेटली है डिजिटल एज की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास कंटेंट दुनिया भर से आ जाता है। तो ये, मगर फिर भी जैसे मैं इसको कह रहा था, ऐसे यार मुझे समझ में नहीं आता, तो इतना टैलेंटेड आदमी है, आज के गेटकीपर्स जो हैं कोई है ही नहीं। ये मुझे याद है टिम कुक जो थे CEO के, अब है एप्पल के, वो जब हमारे सेट पे आए थे महबूब में, तो उन्होंने ये सब आईफोन ऐसे उठाया, उन्होंने कहा कि ऑल दैट यू नीड इज दिस टू मेक, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम फिल्म्स, दिस हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। मैं उसकी आंखों में जो चमक थी और जिस सर्टेनिटी के साथ उसने ये सत्य का इजहार किया, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और ये फैक्ट मैं इससे कह रहा था, मैं इनसे कह रहा था, मैं इनको कहता हूँ कि वो गेटकीपर्स जो हैं वो खुद आउटडेटेड हो गए हैं। आज आपको ऑडियंस तक पहुँचने के लिए ब्रिज सारे मौजूद हैं आपके पास, क्योंकि आखिरकार आपको पहुँचना दर्शक तक है ना, या लिसनर तक है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक एस्टैब्लिश्ड लेबल के दरवाजे पे जाकर घुटने टेक कर उनसे गड़गड़ा कर कहें कि साहब मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। भैया आप कितने भी टैलेंटेड हों, अगर मेरे पास वो आँख ही नहीं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग कभी कभी मुझे लगता है कि आप अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं। आप दूसरों को कैसे दिखाएंगे कि आप में उतना टैलेंट है? तो मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि देयर इज नो लैक ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री, देयर इज अ लैक ऑफ टैलेंट टू स्पॉट टैलेंट। और यही एक बात अगर हम याद कर लें, इसकी गांठ बांध लें, तो हम अपने आप को फ्रेश और रीइन्वेंट करते रहेंगे। But then you feel that, as you said, that there's lots of content and like people are exposed to so many things, like because of the internet and so on. तो इतनी अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि लोगों ने में भी ये भय जो है आया था कि साहब आजकल तो हर कोई व्यक्ति जो है जर्नलिस्ट हो गया है, मगर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है। एक व्यक्ति होता है जिसने तपस्या से, बहुत मेहनत से एक क्राफ्ट को मास्टर किया है। जब उसका आप काम पढ़ते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर हो या एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क हो, उसका आप कंटेंट देखते हैं, तो उसका कोर, उसमें कोर होता है, उसका अंदाज आपको पेश करने का होता है नया, और वो एक सम्मान करते हैं आपके वक्त का। तो मेरे हिसाब से ये
बहुत कुछ चीज़ें बदलने के बाद में लगता है कि एक डिल्यूज है और ये एक सुनामी ऑफ कंटेंट कहीं पर आया। उसमें एक फ्रेज था कि लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक, मगर नाउ यू आर लुकिंग फॉर दैट नीडल इन अ रूम फुल ऑफ नीडल्स। तो उसमें आपको वो कैसे मिलेगा? तो हेस्टैक में तो मिल जाती है आपको एक नीडल। तो ये वाकई एक अपने आप में प्रॉब्लम है। इसलिए जैसे ये फोकस मार्केटिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए निकलते हैं तो अक्सर हमारे जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो कहीं पर एक्लिप्ट हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो उनको उनका अधिकार है उनको असर्ट करने का, और हमारा फर्ज है उनको आगे पुश करने का, क्योंकि ये तो वो बैलेंस ऑफ पावर इन अ प्रोडक्शन हाउस और इन अ फिल्म कम्युनिटी वो अनइवन होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बहुत बड़े स्टार बन जाएं और वो आपके एक्स नंबर ऑफ गाने जो हैं वो बिकें, तब जाके ही आप दुनिया को बोलेंगे कि हाँ ये व्यक्ति तो कमाली है, और बाकी जो है जो बैकग्राउंड में है उसको आप फोकस ही नहीं देंगे। सो आई पर्सनली फील के, जिससे मैं अपने राइटिंग रूम में कहता हूँ कि द स्टोरी लिसनर इज फार मोर इंटेलिजेंट देन द स्टोरी टेलर। कि हमारा जो सिक्योरिटी का जो लड़का था जिसने हमको यहाँ पर आते वक्त रोका और फिर हमसे वो साइन करवाया, उसमें हमसे ज़्यादा समझ है। हमने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, तो हम कहानी बना तो लेते हैं, मगर कहानी सुनकर उस पर सही किस्म का रिस्पांस देना, सही जगह पर उंगली रखना, कहना कि साहब ये इसमें ये नहीं है, इसमें ये वीकनेस है, वो स्टोरी लिसनर में होती है। इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, भारतीय जुड़े हुए होते हैं। हमने भी इतनी सारी फिल्में बनाई, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बनाई, मगर पानी नहीं मांगा उन फिल्मों ने, क्योंकि वो दर्शक के पास वो एक सोच होती है। तो मेरे ख्याल में जो कंटेंट म्यूजिक के क्षेत्र में ये है कि द लिसनर, अच्छा गाना आपके पास पहुंच ही जाता है। और ये तो मैं कहूँगा, छाती ठोक के कहूँगा, इनसे कहूँगा कि आग को किसी पीआरओ की ज़रूरत नहीं है। आग पीआर मशीनरी नहीं ढूंढता है, वो अपने आप फैलती है। तो अच्छा गाना, अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट किसी भी फील्ड में हो, अच्छी किताब, वो आग की तरह फैलती है, आप रोक ही नहीं सकते। और उसका फिर असर सालों साल रहता है। जैसे एम क्रीम का गली में आज चांद निकला, तू मिले एक दिल खिले, नदीम श्रवण के गाने जो आशिकी के हैं, बहुत सारे गाने, शहीद कादरी के गाने, आवारापन बंजारापन, तो ये सारे गाने वक्त के साथ में कहीं पर पुराने ही नहीं हुए, उन पे झुर्रियाँ पड़ी ही नहीं, क्योंकि उनकी रूह जो है बहुत ही सच्ची थी, और उसमें वो हर एज पे रेलेवेंट है। मैं चाहूँगा जरा हमारी क्या लगता है कि आप जो है फिल्म में भी आपने म्यूजिक दी है, आप रॉकस्टार रॉकी और श्वेता, आप जो है राइटिंग की रानी बनने की राह पर निकल पड़ी? अभी ये रॉकी रानी का प्रमोशन भी हो रहा है। ये बड़े very sensible journalist, because he's using a contemporary idiom of today to make his point. नहीं बिल्कुल, बिकॉज आपने जो पूछा उससे मुझे, सर आपने सलीम साहब का किस्सा बताया था कि अगर आप पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते तो पहाड़ चढ़ना मत शुरू करो, और आप एक चोटी पे पहुंच गए, उसके बाद आपको दिखेगा एक और पहाड़ है। तो ऑब्वियसली एम वहीं तक जाने का है, अभी शुरुआत है, वक्त लगेगा, उसके लिए तैयार है कि ओवरनाइट सक्सेस जितना जल्दी मिलता है उतना जल्दी चला भी जाता है। सफ़र लंबा है, बट हाँ वहीं तक पहुँचना है। भट्ट साहब हैं हमारे साथ। अरे हर फ्राइडे जो है तकदीर लिखते हैं आप लोग हमारी। तो बट सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम में आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टुवर्ड्स सिनेमा वो चीज़ कहीं ना कहीं छीन ली गई है, क्योंकि मेकर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अगर कोई भी क्रिटिसाइज करे या फिर एक्टर्स, आपको क्या लगता है
ये लूप है कहीं ना कहीं जो सिनेमा जिस राह पे जा रहा है अभी। सवाल समझ ही नहीं पाया आपको। कि आज के टाइम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सिनेमा को लेकर के कि आप अपनी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मेकर्स या फिर एक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। मुझे तो लगता है कि आज का वक्त जो है ज़्यादा ब्रूटल है। आज के दौर में टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, टू बी एन एक्टर, आपके पास गुर्दा चाहिए, क्योंकि पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता था तो आहिस्ता आहिस्ता होता था। आज तो फिल्म आपकी लगने से पहले शो से आपकी ऑब्चुरी जो है लोग लिखने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोगों को सुख दूसरों को दुख देख कर ही मिलता है, और ये इस पेशे की ये एक सच्चाई है कि जिसके पास एक ग्लैडिएटर स्पोर्ट कहते थे ना, कि जहाँ पर वो एरिना में लोग बैठते थे, फिर एक आदमी आता था और फिर शेर आते थे और फिर आपको लड़ना पड़ता था और बाकी सब चीखते थे, चल ताली बजाते थे, अच्छा है काटो मारो। तो कुछ हर फ्राइडे जब हमारी फिल्में लगती हैं तो ग्लैडिएटर स्पोर्ट ही समझिए, क्योंकि किसी को उसको जलील करना वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो गया है सब कुछ। और जो इस असलियत से मुंह फेरता है वो कंटेम्प्रेरी दौर में जी ही नहीं पाएगा। ये आप मीठा मीठा हाँ हाँ, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। दोनों सच्चाई है, और जो इसके साथ जी सकते हैं वो जिएंगे, जो नहीं जी सकते छोड़ जाते हैं, थक जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना स्कोप कितना होता है नहीं होता। मैं चाहूँगा कि सवाल पूछा जाए इनसे, नहीं तो मैं वहाँ पीछे जाके बैठ जाऊँगा। पुनीत और बताते ही जाना चाहिए। एक फ्रेंचाइजी थी जो 1920 में वाज अ वेरी सक्सेसफुल, और हर चीज़ उसमें बहुत ही अच्छी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, बट अगेन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई या प्रॉब्लम आती है सामने। म्यूज़िक है, उसमें आपको हॉरर क्रिएट करना है, दैट डजंट मैटर। बट हाँ, ये बात भी है कि हमने काफ़ी गाने बनाए इसके लिए, एंड काफ़ी गाने बनाए हमने, मतलब उसमें से सिलेक्ट हुए हमारे ये कुछ गाने जो हमें लगता है कि यार ये दिस विल वर्क, दीज सॉन्ग विल वर्क। चैलेंजिंग मुझे लगता है राइटिंग वाइज ज़्यादा था, क्योंकि पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास आती थी, क्योंकि ये वहाँ पे ही रहती हैं, तो सबसे पहले सिचुएशन इन्हें पता चलती थी। मैं अपना मन बना लेता था कि ये पहले लिख के देंगी, उसके बाद मैं काम करूँगा, बिकॉज आई फील एज कंपोजर कि इफ़ आई सी राइटिंग अगर बहुत सही है गाने की, तो मुझे नहीं लगता कि गाना बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है। कैफी साहब गाना लिखते थे, जगजीत आता था, अर्थ के गाने, अर्थ के 3 गाने जो हैं वो बिल्कुल मॉडल गाने, और वो हम लोग उसकी छोटी सी फिएट होती थी, पीछे से वो हारमोनियम निकालते थे, उसको लेकर उनके कैफी साहब के लॉन में आते थे, कैफी साहब आते थे और वो बहुत ही हिचकते हुए, बहुत ही नर्वसली अपना कलाम सुनाते थे जो सिचुएशन पे है। और जब मेरे तरफ देखते थे, और मैं उम्र में बहुत कम था, मैं उस वक्त 33-34 जब अर्थ बनी थी, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा समझ में आ गया तेरे को, तो कहते थे वो। और फिर वो जगजीत वहीं पर बनाता था थोड़ी, और एग्जैक्टली ये बात जगजीत ने भी कही थी जो आप कह रहे हैं, कि मरहूम जगजीत जो है, जिसके गाने आज भी आप सुनते हैं, कि अच्छा गाना जो है अपनी धुन जो है साथ में लेके आता है। वो लफ्ज़ अलग थे, प्रदीप सिपाही साहब भी ऐसे ही कहते थे, मगर बख्शी साहब भी कुछ ऐसे ही कहते थे। तो ये सही कह रहे हैं कि वो जब अच्छी राइटिंग होती है तो धुन कहीं पर उसकी कोख में ही छुपी होती है। हाँ, एक्चुअली लोरी पुनीत ने आई थिंक 2 दिन में बना दी थी, मैंने लिख के भेजा था, और मतलब आफ्टर फ्यू मिनट्स उसने गुनगुना के भेज दिया था।
बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर किसी कंपोजर को राइटिंग की समझ है तो उसको धुन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बिकॉज वो जानता है कि राइटिंग में क्या सोच के उसको लिखा हुआ होगा। तो वो अगर आप वो स्कैन करना जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कंपोजिंग में कोई प्रॉब्लम आती। बट श्वेता ने बहुत अच्छा लिखा है। एंड 2-3 तो लिखे थे हमने वर्जन, हर गाने के 2-3 वर्जन तो लिखे ही थे। अभी लोरी आई नहीं है, जिस लोरी की हम बात करें वो श्रेया जी ने गाया है। एंड अभी आज या कल में आज हो जाएगा, तो आप सुनिएगा, वो बहुत ही कमाल की लोरी है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा बॉलीवुड की पहली हॉन्टेड लोरी है ये। आज तक कभी भी हॉन्टेड लोरी नहीं आई है यहाँ पे। तो हाँ, ऐसा लगता है कि यूक्रेन में कोई यूक्रेन में जंग चल रही है, उसमें माँ जो है अपने बच्चों को एक सुलाने के लिए एक लोरी सुना रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस गाने को हाईलाइट मिलेगा, बिकॉज एक तो लोरी है, ऊपर से हॉन्ट है। तो जिस तरह से हॉलीवुड में ललबाइज आते हैं, हॉन्टेड ललबाइज, हमारे यहाँ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट। मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले आप बच्ची से पूछिए। नहीं, मैं बच्ची से बात कीजिए। नहीं, पहले बच्ची से बात कीजिए, मैं नहीं बात करूँगा। मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ही नहीं जब तक आप मेरे सामने मेरे बच्चों का अपमान नहीं कर सकते। ये फोकस मार्केटिंग है, ये मंच इनका है। आप पहले इनसे पूछिए। नहीं, उनसे पूछिए ना, आप वहाँ देखिए ना, तो मुझसे क्यों देख रहे? मैं छोटा सा आपका क्वेश्चन है, जो यंग जनरेशन है, यूथ है, जो भी चीज़ आपने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, उसमें आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? मतलब एक चीज़ मुझे लगती है कि यंग जनरेशन ना ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं, तो मैसेजिंग की तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। वो लोग, उन्हें पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। एक हम सोच लेते हैं कि यार इन्हें यही पसंद आ रहा है तो हम वही सर्व करते रहते हैं, वैसा नहीं है। उनका लगता है मुझे टेस्ट हम लोगों से भी ज़्यादा है, वो ग्लोबल सुन रहे हैं, अच्छा बुरा सब सुन रहे हैं। तो मैसेजिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक होप है कि उन्हें पसंद आएगा, उस तरीके से लिखा गया है। सवाल, आपकी फिल्म अब रिलीज हो जाएगी, थिएटर में आएगी, लेकिन इन दिनों और एक फिल्म आई है बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि आप हैं तो आपसे सवाल लोग पूछेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे। मैं नहीं पूछूंगा, बहुत चर्चा चल रही है। पुनीत दीक्षित कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर है, श्वेता जो है कमाल की राइटर हैं, दोनों मध्य प्रदेश से आए हैं। इन्होंने मेरे फिल्म में एक नई जान फूंकी है। आपने ना इसके पहले सवाल पूछा था कि आगे आप लोग क्या करने वाले हो, तो एक स्ट्रगलर फिल्म है जो इन्होंने लिखी है, यही डायरेक्ट करने वाली है। तो मैं और पुनीत ही उसमें म्यूजिक देंगे। आपका पहले सवाल था तो आई थिंक जवाब नहीं। अच्छा श्वेता, कभी ऐसा हुआ कि राइटिंग में आपने की वो सर को आपने दिखाया तो सर ने कहा कि नहीं कुछ लोग ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर कोई किस्सा अगर आप लव्स के साथ सर नहीं, वो लव्स के साथ छेड़छाड़ नहीं, बट हाँ फीलिंग के लिए कि थॉट कि ये हो सकता है और बेटर। तो मैंने बोला ना कि मैं तो चोर हूँ, मतलब उसमें कोई वो नहीं। बॉस मुझे बताते थे सिचुएशन, हम लोग डिस्कस करते थे और उन्हीं के कहे को मैं लिख देती थी। साहब अच्छा, आपने देखी तो होगी फिल्म? नहीं देखी। तो आप गाना सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे इसी के लिए हम आए हैं। नहीं, मैं भट्ट साहब ने नहीं देखी। नहीं ना मैंने देखी, भट्ट साहब ने देखी ना, इन्होंने देखी ना, किसी ने नहीं देखी। बिकॉज नहीं देखी यार। अभी हम लोग अपनी फिल्म में बहुत बिजी हैं 1920 में। देखेंगे, बार देखेंगे। पहले बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे हर मुद्दों का जवाब देते थे, लेकिन आप नहीं, भट्ट साहब आज यहाँ पे किसी दूसरे मुद्दे को लेके आए हैं तो उसी का जवाब देंगे। अरे गाना नहीं, हम अगर गाना सुना देंगे तो शायद आप लोग सवाल पूछ पाएंगे। अभी अगर आप लोगों ने नहीं सुने हो तो बेटर है कि क्या बॉस बहुत चिल्लाते हैं, मैं गाना गाता हूँ। क्यों साउंड बॉक्स भी है ना, साउंड बॉक्स था ना, मुझे भी उसी के लिए लगा। गाना सुनाओ बॉस, गाना सुनाने बोल रहे हैं। फिल्म को सुनाओ ना, गा के सुनाएगा कि ऐसे सुनाएगा? कौन सा? वो कहानी सुना देता हूँ। हाँ। नहीं, वो लोरी कौन सुनाएगा? श्रेया की आवाज में। मेरे पास है उसकी हाँ, उसका क्लिप है, दिखा दो बॉस। कैसे दिखाओगे? फोन पे। नहीं, कहाँ देखेंगे?
ठीक है, मैं गाना सुना देता हूँ हमारी फिल्म का, जो मैं जिस गाने के बारे में बात कर रहा था, वो कहानी फिर कभी, मैं उसका अंतरा सुनाता हूँ आपको। बड़ा प्यारा अंतरा लिखा है श्वेता ने। कैसी काली रात थी जिसने सब कुछ मेरा छीन लिया है, जिसको बुना था हाथों से अपने, रिश्ता वो पल में टूट गया है। होगा सवेरा फिर से वहीं वो कहानी फिर कभी, अब हम मिलेंगे ना कहीं, वो कहानी फिर कभी। ये जो धुन है वो कहानी फिर कभी, ये तो उसी समय आ गई थी जब मैंने भट्ट साहब के मुंह से ये लाइन सुनी थी। तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा ना कि गाना अगर सही सेट है तो वो अपने आप धुन लेके आता है, उसी की सोल वहीं पे होती है, एंड देन वो हमें मिल जाता है। मतलब हम तो चाहेंगे कि आप सिलेक्शन करते थे तो कोई प्लान है कुछ वो जो श्वेता बोत्रा जी जो है ना, इंदौर से आई हैं, इंदौर से आई हैं। श्वेता बोत्रा जी इंदौर से आई हैं, ये जबलपुर के हैं, जंगलों में रहते हैं, बाघ के साथ घूमते हैं। और मैं बार बार पूछता हूँ कि यार वहाँ पर शेरों की दहाड़ सुनकर तू यहाँ पर कैसे आ गया? बिग बॉस के घर में है, क्या आपसे एडवाइस लिए थे बिग बॉस के घर में जाने से पहले? क्या आपने कुछ सलाह दी? क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की बात आती है वहाँ पर जाने के बाद, क्या कहना चाहूँगी? जैसे MM करीम और आनंद बख्शी साहब का जिक्र किया, जैसे समीर और नदीम श्रवण का मैंने जिक्र किया, आने वाले कल में लोग पुनीत दीक्षित और श्वेता बोत्रा का जिक्र करेंगे। आपकी फिल्मों में दिखाई देंगे ना, डायरेक्ट कर रहे हो वाली कोई? ये डायरेक्ट करेंगे अगली फिल्म, उसमें भट्ट साहब भी रहेंगे। वो सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज है, थैंक यू। थैंक यू।